अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग में आपसे बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कंफर्म किया है कि उन्होंने IMF को ख़त लिख दिया है। आज ख़त चला गया होगा, क्या कहा है उन्होंने, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपसे ये शेयर करेंगे कि IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने इमरान खान के मुमकिना ख़त के ऊपर, जो कि लिखा जा चुका है, पता नहीं IMF को अभी रिसीव हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स क्या दिया, IMF का क्या मौक़िफ़ है ख़त के हवाले से, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपसे शेयर करेंगे कि पंजाब असम्बली का पहला इजलास हो चुका है। पहले इजलास में शोर शराबा हुआ है, लेकिन जितने भी मेंबरान थे उन्होंने हल्फ उठाया है। कौन स्पीकर का उम्मीदवार होगा, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि पंजाब असम्बली में नंबर गेम क्या आज सामने आई है। सिंध में चीफ मिनिस्टर कौन होने जा रहा है। असलम इकबाल साहब जो हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबर है। आमिर डोगर साहब ने कंफर्म किया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया असलम इकबाल की गिरफ्तारी पे और KPK के IG को कहा है कि पंजाब पुलिस के उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने असलम इकबाल को गिरफ़्तार किया है। इसके ऊपर डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली में हैं, उनकी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं खान साहब के ख़त की, जो बकौल उनके IMF को वो लिख चुके हैं, जो बकौल उनके आज चला गया होगा। एग्जैक्टली जो कुछ उन्होंने सहाफ़ियों से कहा है, उसको जिस तरह से रिपोर्ट किया गया वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। खान साहब ने कहा जी कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्ज़े को वापस कौन करेगा। इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। उनका ये भी कहना था कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, नैब, सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए मुझे ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। उनका ये भी कहना था कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं, कमिश्नर को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो एक तो कमिश्नर के हवाले से वो अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। जो तहरीरी बयान लियाकत चट्टे ने दिया जिसमें पैंतरा बदला, तो खान साहब ने कहा है कि ये उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। दूसरा, उन्होंने जो इलेक्शंस में जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को अकोमोडेट किया गया, खान साहब को दीवार के साथ लगाया गया, उसको रीट्रेट किया है सहाफ़ियों के सामने। और तीसरा जो उन्होंने बात की वो IMF के ख़त के हवाले से की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ख़त लिख दिया मैंने, वो जा चुका है। इन हालात में कर्ज़ा अगर पाकिस्तान को मिलता है तो वो वापस कौन करेगा, कैसे होगा, इस वजह से मैंने ये ख़त लिखा है। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कही हैं। अब जो IMF वाली बात है, आपको याद होगा मेरा पिछला वीलॉग चंद घंटे पहले, कल के दिन जब मैंने किया था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि IMF वाला जो फ़ैसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखसूस खान साहब को बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। ख़त लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, और अगर लिखना चाहिए तो उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, और फिर उसके कंटेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर बात आपको पब्लिक भी करने पड़ेंगे। तो एक मुकदमा पूरा बनाकर अवाम के सामने रखना ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये चीज़ भी सामने आए कि मिसाल के तौर पे इफ़ वी नॉट विलिंग टू टेक फर्दर लोन फ्रॉम द IMF, देन व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। यानी कि एक सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या इमरान खान के मुखालिफ जितने भी सियासी क़ुव्वतें हैं, उनके पास इस वक्त अब सबसे बड़ा पॉइंट इस ख़त के हवाले से ये, और इस वजह से मैं बार बार ये एडवाइस कर रहा था, वार्न कर रहा था कि IMF के ख़त के हवाले से बहुत सोच समझ के पोजीशन लेनी चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये इकनॉमिक जो पाकिस्तान के लिए इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, और दूसरा पॉलिटिकल, उसके ऊपर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन इकनॉमिक ये था कि ये जो इमरान खान के मुखालिफिन अब जैसे इसहाक डार हैं या बाकी हैं, उनके बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं कि जी मुकाबले मजम्मत है और ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं और ऐसे वैसे। तो इसका अल्टरनेटिव साथ उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इफ़ ही रियली थिंक्स के ख़त लिखना ज़रूरी था तो क्यों ज़रूरी था, और मुल्क के पास अल्टरनेटिव क्या है। क्योंकि अगर मिसाल ये बात दुरुस्त है कि कर्ज़ा मज़ीद लेने से गुर्बत मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये कर्ज़ा नहीं मिलता या ये इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो उससे तो गुर्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसका क्या अल्टरनेटिव है। इफ़ नॉट IMF देन व्हाट,
ये एक इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमरान खान का, अगर वो चाहते हैं इसको आगे परसू करना। लेकिन मेरी नज़र में इन द फर्स्ट प्लेस ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाली बात थी, क्योंकि अब एक जो पॉइंट है इमरान खान के मुखालफिन के हाथ में वो ये है कि जी ये देखें, ये तो मुल्क का भी नहीं सोच रहा, ये तो रियासत का भी नहीं सोच रहा है, तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की बात कर रहा है अपने सियासी मामलात के पीछे। तो ये उनके पास अब एक पॉइंट है जिसको वो उछाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉलिटिकल जो मैं इस पे बात कर रहा था कि ये क्रिटिसिज्म आएगा और उस क्रिटिसिज्म के बाद भी क्या कोई फ़ायदा होगा, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिछले वीलॉग में, क्योंकि मेरी नज़र में IMF या जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ डील करती हैं, वो अपना जो चार्टर लिखा हुआ है ना, जिसका जिक्र कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो कल भी मैं बात कर रहा था कि वो कहते हैं कि जी जहाँ पे गुड गवर्नेंस है, जमहूरियत है, हम उन मुल्कों के साथ डील करते हैं, बाकियों के साथ डील करना पसंद नहीं करते। वो चार्टर की बातें और हैं, प्रैक्टिकलिटीज़ और हैं। और मैंने कल भी कहा था कि कश्मीर में क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन उसके बावजूद बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक हैं, वो कितनी उनकी पॉलिसी में चेंज आया टुवर्ड्स इंडिया, हिंदुस्तान के हवाले से। फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो गया, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का कितना तब्दीली आई है मौक़िफ़ में इसराइल के हवाले से, या अमेरिका ने कितनी तब्दीली दिखाई है। तो ये प्रैक्टिकली अपने मफादात या अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं और IMF को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, और आज IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का जो स्टेटमेंट आया, सवाल पूछा गया इमरान खान के ख़त के हवाले से, तो सादा जवाब जो उसने दिया है, उसने कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मैं तबसरा नहीं करना चाहती, दैट इज़ इट, और इसके अलावा और कोई बात नहीं की। तो ये जो IMF का है ना मामला किस्त देने का, ये इन एनी केस मेरे ख्याल में वैसे ही हो जाना था, क्योंकि IMF ने देखना है कि स्टेट टू स्टेट के साथ क्या ताल्लुकात हैं, रियासत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं, ये भी IMF ने कहा है। तो अब जो मेरा पॉइंट है, अगर मैं उसको समराइज़ कर लूँ, पॉइंट ये है कि ये ख़त लिखने से वो सारी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन में बड़ी ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, वो सारी बात दुरुस्त है कि इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, विक्टिमाइजेशन हुई है, झूठे केसेस बनाए, जेल में डाला है, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मैंडेट चोरी हुआ है, सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इन बातों के हवाले से जो हिकमत अमली है, वो भी तो देखना है ना कि क्या होनी चाहिए। तो उसमें IMF वाला कदम दुरुस्त है या नहीं है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, इसके ऊपर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। और एक तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो कौन जिम्मेदार होगा, और दूसरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके ख़त लिखने के बावजूद IMF मामला डन कर लेता है, और उन्होंने करने हैं डन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के साथ उन्होंने मामला डन करने हैं, दैट इज़ इट, सीधी सी बात है जो मैंने आपको बता दी। तो आपके ख़त लिखे की क्या वैल्यू रह जाती है, और बिला वजह का क्रिटिसिज्म भी आपने अपने ऊपर जो है ना वो ले लिया कि अच्छा ये तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाहता था, चाहे लोग मेजॉरिटी में आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आ गया। तो ये मेरा कल भी पॉइंट ऑफ व्यू था और ये मेरी एडवाइस थी, और आज भी मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। लेकिन बहरहाल खान साहब का अपना मिजाज है, उनके ज़हन में जो बात आती है वो करते हैं, और उनके फॉलोवर्स जो हैं वो फिर उसको फॉलो भी करते हैं। तो बहरहाल ये अपडेट है। दूसरा, पंजाब असम्बली का जो है जी, पहला इजलास वो हो गया, पहले इजलास में शोर शराबा हुआ है, मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं, बाकी भी लोग सारे आए हैं, हल्फ उठाए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद जो है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान शामिल हो चुके हैं, उनकी तादाद 98 थी। PMLN और उनके इत्तेहादियों की तादाद 215 बताई जा रही है। मलिक अहमद ख़ान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं, और मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने अटेंड कर लिया पहला इजलास, और अब स्पीकर पे वोटिंग होगी, डिप्टी स्पीकर पे और चीफ मिनिस्टर पे, और उसके बाद पंजाब असम्बली के मामलात आगे बढ़ेंगे। सिंध में बिलावल भुट्टो जो हैं
उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुराद अली शाह ही अगले चीफ़ मिनिस्टर, क्योंकि पहले फरियाल तारपुर की भी बात हो रही थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि मुराद अली शाह ही सिंध के दोबारा चीफ़ मिनिस्टर होंगे। यानी कि बदला कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो पिछले 20 साल से हालात चल रहे थे, एग्जैक्टली इस इलेक्शन के इतनी वेव उठने के बाद इमरान खान के हक़ में, उसके बावजूद जो नताइज हैं वो वही हैं जो कि पहले थे, हुकूमतें वैसी हैं जो कि पहले थी, और पाकिस्तान के अवाम के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और सर्टनली उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में उठकर वोट दिया था तो उसके नतीजे में तब्दीली क्या आई है, चेंज क्या है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि पहले था। असलम इकबाल साहब जो है उनकी गिरफ़्तारी की खबर है, आमिर डोगर साहब ने कहा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको हल्फ उठाने दिया जाए क्योंकि वो नामज़द वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया क्योंकि आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत 4 मार्च तक गालिबन दी थी मियाँ असलम इकबाल को, और जब पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया गया तो उन्होंने IG KPK को ये हिदायत दी है कि पंजाब पुलिस के वो एहलकार जिन्होंने अदालती ऑर्डर के बावजूद असलम इकबाल को गिरफ़्तार किया है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बड़ी वाज़ेह हिदायत है पेशावर हाई कोर्ट की। अब देखना ये है कि it is going to be the KPK police versus Punjab police in accordance with the direction given by the Peshawar High Court। तो क्या IG KPK पेशावर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये देखना है। जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं वो तकरीबन 60 के करीब कौमी असम्बली में, और उसमें से 38 अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें से 19 PMLN को दी गई हैं, 12 पीपल्स पार्टी को, 4 MQM को, 1 IPP को। बाकी जो है उनका भी ऐलान कर दें कि बाकियों को कितनी गई हैं और उनसे भी नाम ले लें, क्योंकि अभी तक इलेक्शंस होने के बावजूद और अब हुकूमतें बन रही हैं तो एक जमात जो है उसका जो वज़ीर आला का उम्मीदवार पंजाब में असलम इकबाल वो ओथ उठाने के लिए आ रहा है तो उसको पहले ही अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सर्टनली बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। मतलब कि लिटरली जो पार्लियामेंट है उसकी जो मामलात हैं वो आगे बढ़ना मुश्किल हुए में इस सूरत हाल की रोशनी में जो कि फ़िलहाल है। तो अभी तक की तो यही सिचुएशन है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा था इलेक्शन से पहले, बावजूद इसके कि बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन में लोग बाहर निकल कर अपने वोट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने PTR इमरान खान के हक़ में वोट डाला है, लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशन अब सामने आ रही है इलेक्शंस के नतीजे में, उसमें और उस सिचुएशन में जो इलेक्शन से पहले थी कोई फ़र्क नहीं लग रहा। एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जमहूरियत में जब इस तरह से जमहूर को ट्रीट किया जाता है तो उसके बाद जमहूर की तरफ से रद्द-ए-अमल आता है और उससे फिर हालात ख़राब होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि हल यही है कि आप जमहूर की राय का एहतराम करें। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।